हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि रिवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। ये सारी बातें आपको स्पष्ट इस वीडियो से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। आइए शुरू करते हैं। ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको नीड ऑफ रिवैल्यूएशन, जैसा कि आप जानते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होता है एक पार्टनरशिप फर्म का, यानी कि किसी तरह का कोई बदलाव होता है जिसमें बिजनेस ख़त्म नहीं होती, बिजनेस कंटिन्यू करता है। ये स्थिति आपको ऑलरेडी बताया गया है कि जब कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर बाहर चला जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या पार्टनर वही रहते हैं पर उनके बीच का एग्रीमेंट बदल जाता है, तो इन सभी सिचुएशंस को हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं। इस समय हम लोगों को जितने भी फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उनका बुक वैल्यू, रियल वैल्यू देखना होता है, और अगर किसी तरह का उनके रियल वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में और बुक वैल्यू में डिफरेंस है तो उसको एडजस्ट करना होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग रिवैल्यूएशन कहते हैं और इसी पर्पस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो देखते हैं पहला नीड क्या है। पहला नीड है वो है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी चेंज इन प्रेफर्ड एंगेजमेंट। ये करना जरूरी है ताकि हमारा जो अकाउंट है वो क्लोजेस्ट टू द एग्जैक्ट फिगर नज़र आए, हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं वो सही हो, एग्जैक्ट हो। दूसरा रीजन होता है टू शो द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तीसरा रीजन होता है टू सी फॉर एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। कोई भी अगर ऐसा एसेट्स या लायबिलिटीज जो अभी तक अनरिकॉर्डेड है या फाइंड आउट हुआ है अनरिकॉर्डेड के रूप में, तो उसको रिकॉर्ड्स में लेना भी हमारा कहीं ना कहीं इस रिवैल्यूएशन का नीड है, पर्पस है। रिजल्ट के रूप में अगर आप रिवैल्यूएशन का देखेंगे तो ये रिवैल्यूएशन जब हम प्रिपेयर कर लेंगे तो एक रिजल्ट आएगा जो गेन या लॉस के रूप में हो सकता है। तो गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, गेन और लॉस जो भी हो उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स में, उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफ़र होता है वो होता है उनके ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स के बीच। चाहे वो एडमिशन का केस हो, एडमिशन के केस में जो सभी पार्टनर्स थे, नए पार्टनर को लेने से पहले ये काम हो रहा है, इसलिए नए पार्टनर को छोड़कर, और रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में सभी पार्टनर्स को लेना है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर और द डिकेस्ड पार्टनर। आगे बढ़े तो हम लोग अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने का कोशिश करते हैं, कैसे कैसे इवैल्यूएशंस के सिचुएशन आते हैं और क्या क्या उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, ये देखते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग मान लेते हैं किसी एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। वो एसेट्स कोई भी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, मशीनरीज हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय ऐसा कुछ जानकारी मिलता है जिससे ये पता चल रहा है कि हमारा एसेट्स का वैल्यू पहले कम था अब वो बढ़ रहा है, तो क्या जर्नल होगा ये देख सकते हैं। एसेट्स अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट करेंगे, फिर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी अगर हम लोग इसको लिखें एक एग्जाम्पल से तो इस तरह से एंट्री लिख सकते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट, देखिए 1000 यहाँ पे जो अमाउंट है वो बता रहा है इसकी वैल्यू इतने से बढ़ी है। मशीनरी अकाउंट डेबिट बता रहा है इतने से वैल्यू बढ़ी है 2000 से, इस तरह से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये नरेशन। दूसरा हमारा देखिए फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर किसी एसेट की वैल्यू घट जाती है तो देख सकते हैं आप एसेट्स को क्रेडिट किया गया है। रिवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि लॉस होगा, किसी भी एसेट की वैल्यू घटेगी तो लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे। थर्ड केस इज फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, यानी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी का बढ़ना कहीं ना कहीं एक तरह का लॉस को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और जो जो लायबिलिटीज बढ़ेंगी उन सभी लायबिलिटीज को इंडिविजुअली क्रेडिट करते चले जाएंगे।
यहाँ पे आप इसे भी समझ सकते हैं। इसी तरह अगर कभी डिक्रीज होता है, कोई लाइबिलिटीज कम हो जाती है, घट जाती है, तो ये हमारे लिए गेन का सिचुएशन है। और गेन जब होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रीजन से जिस लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज आएगी उस लाइबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते चले जाएंगे। अब देखते हैं टू रिकॉर्ड एन अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी अगर कोई ऐसा एसेट मिला है जो अभी तक हमारे फर्म के बुक्स में नहीं था, अनरिकॉर्डेड था, उसको रिकॉर्ड में लेना है, तो एसेट आ रहा है। आप खुद सोच सकते हैं जब ऐसे सिचुएशन होंगे तो एसेट्स को हम डेबिट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एसेट आ रहा है जो रिकॉर्ड में नहीं था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे रिकॉर्ड में आ रहा है, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो आप एसेट या लाइबिलिटी को तय करें, डेबिट या क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन एंट्री को कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह किसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को अगर रिकॉर्ड करना है तो जस्ट एंट्री उल्टी हो जाएगी, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जिस लाइबिलिटी को अभी रिकॉर्ड में लेना है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे टू लाइबिलिटीज अकाउंट। जैसे क्रेडिटर्स है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इस तरह से हमारा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगा, फॉलोड बाय नरेशन। फाइनली हम सभी रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट का जब काम कर लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट और लॉस के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इस पे देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट अगर होगा तो देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर इसी के ऑपोजिट सिचुएशन लॉस का होता है तो लॉस के केस में देख सकते हैं आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जबकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में मेंशन करेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस होने पर, और प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। इस तरह से हम लोग अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होती है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो जर्नल एंट्री मैंने बताई, अब हम जो जर्नल एंट्री के साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी समझेंगे कैसे ये प्रिपेयर होता है। तो देखिए आपके सामने एक बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज दी गई है, एसेट्स दिए गए हैं, 76,000 का ये बैलेंस शीट है, और इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। एक एक इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द फर्म इज 2:3, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। ए और बी दो पार्टनर हैं उनके। मशीनरी की वैल्यू दी गई है कि मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹40,000। देखिए मशीनरी की जो बैलेंस शीट में वैल्यू है 35,000, वो बुक वैल्यू है, और अभी जो वैल्यू है यानी अभी की वैल्यू है, करंट वैल्यू आप उसको कह सकते हैं, मार्केट वैल्यू कह सकते हैं, रिवैल्यूड वैल्यू कह सकते हैं, वो है 40,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनरी 5,000 से अंडर वैल्यूड है, यानी फर्म में अभी उसकी वैल्यू 35,000 है, जबकि सही वैल्यू उसकी 40,000 है, यानी 5,000 से उसको इंक्रीज करना है एसेट की वैल्यू को। इसी तरह थर्ड वाले में अगर आप पढ़ेंगे फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय, थर्ड वाले में इसी तरह अगर आप पढ़ेंगे फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹2,000, यानी फर्नीचर को कम करना है। अभी वैल्यू फर्नीचर की बुक्स में देखिए 14,000 है, जबकि रिड्यूस करेंगे इसका मतलब अभी फर्नीचर की करंट वैल्यू हमारे 12,000 है, 12,000 तक इसको लेके आना, यानी यहाँ पे कह सकते हो लॉस ऑन एसेट है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के पॉइंट्स दिए गए हैं। जो सभी तरह से इसको आइए हम लोग समझते हैं, एक डिस्कस करते हैं, और क्या इफेक्ट होगा, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका पोस्टिंग होगा, कैसे हम इस पोस्ट करेंगे, ये बात हम लोग आगे करते हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट देख सकते हैं, पीएल अकाउंट की तरह इसका फॉर्मेट है, पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और क्रेडिट के लिए। सबसे पहला जो आपके सामने है वो है मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹40,000 और बुक वैल्यू थी 35,000। इस पे हम लोग देखें, ये चूंकि गेन है, प्रॉफिट है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्रेडिट साइड जब भी किसी तरह का गेन होगा क्रेडिट पे जगह देंगे। तो बाय मशीनरी 5,000। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹2,000। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्नीचर को ₹2,000 से कम करने थे,
जबकि बुक वैल्यू 14,000 दी गई थी। इससे पहले के स्क्रीन में आपने देखा तो 2,000 से लेस करना है, लॉस है ये। तो लॉस जब भी होगा हम उसको डेबिट साइड रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फर्नीचर 2,000 डेबिट साइड अपीयर हो चुका। इसके बाद के एडजस्टमेंट को देखें तो स्टॉक को भी घटाना है 7,500 से, सॉरी रिड्यूस ₹2 यानी 7,500 तक स्टॉक को लेके जाना है, जबकि बुक वैल्यू उसकी 10,000 थी। यानी कितना यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 2,500। इसको भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक। नेक्स्ट आइटम जो था इंफॉर्मेशन था वो प्रोविजन को लेके था। यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन एट 10% ऑफ डेटर्स। यहाँ पे 10% डेटर्स का मेंटेन करना है। आप लोगों ने देखा होगा अभी डेटर्स हमारा था वो डिटेल आपको बैलेंस शीट में नजर आएगा। यहाँ पे पहले से जो डेटर्स पे प्रोविजन बना है जिसको ओल्ड प्रोविजन कहा जाता है, पहले तो उसको खत्म कर देना है। जब न्यू प्रोविजन आता है तो आपको याद दिमाग में रखना है, आपको ये याद रखना है कि व्हेन न्यू प्रोविजन इज क्रिएटेड ओल्ड प्रोविजन इज गेट रिटर्न ऑफ। तो पहले उस ओल्ड प्रोविजन को हम लोग रिटर्न ऑफ कर रहे हैं जो ऑलरेडी 2,000 का था। अभी हम लोग नया प्रोविजन जो बनाएंगे वो 10% का बनाएंगे, वो हमारा लॉस है, इसीलिए इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं 1,500। सो 15,000 हमारा डेटर था, उसमें से 2,000 हमारा प्रोविजन था, 13,000 नेट डेटर्स थे। तो हमारा जो भी प्रोविजन का काम होगा वो नेट टोटल डेटर्स पे होगा, इसीलिए हमने 10% 15,000 के ऊपर कैलकुलेट किया न्यू प्रोविजन के लिए। आगे बढ़ते हैं। देर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹8,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 8,000 की जिसको अभी रिकॉर्ड में लेना है। तो आपको पता है जब हम कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड में लेंगे तो वो कहीं ना कहीं गेन है, तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं बाय अनरिकॉर्डेड एसेट 8,000 जो उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट पे बात करें तो 7 नंबर क्रेडिटर्स वर्थ ₹3,000 आर नॉट फर्दर पेबल। देखिए क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, जब लाइबिलिटी पेबल नहीं है मतलब ये गेन है। तो जितनी भी क्रेडिटर्स अब पेबल नहीं है उसको हम लोग अपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह कभी ऐसा भी सिचुएशन होगा कि क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे यानी लाइबिलिटीज बढ़ेंगे तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉट पेबल नाउ 3,000 हमने क्रेडिट में इनकम के रूप में लिया है। नेक्स्ट है इंक्रीज ईपीएफ बाय ₹2,000। ईपीएफ इज लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी बढ़ रही है, समझ में आपको आ रहा होगा। इट इज लॉस सो इट विल बी इन द डेबिट साइड। यहाँ पे देखिए टू ईपीएफ। नेक्स्ट है देखिए 9 नंबर देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगेंस्ट डैमेजेस ऑफ ₹5,000। एक लाइबिलिटी है, किसी तरह की डैमेज हुई होगी उसके बाद, बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो अभी इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो लाइबिलिटीज को जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी है यानी एक्सपेंस है, एक लॉस है, तो उस लॉस को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जितनी भी ट्रीटमेंट्स थी वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। जितने भी एसेट्स बढ़ रहे थे क्रेडिट साइड, जितनी भी लाइबिलिटीज बढ़ रही थी डेबिट साइड, जितने भी एसेट्स कम हो रहे थे डेबिट साइड, और जितनी भी लाइबिलिटीज कम हो रही थी वो क्रेडिट साइड हम लोगों ने इस तरह से पोस्ट कर लिया। तो जो भी चेंजेज हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज में आएंगी या अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में अकॉर्डिंगली पोस्ट कर लेना है, ताकि हम लोग फाइनली जान पाए रिजल्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए रिजल्ट देखने से पहले कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म का क्या है। तो ये 2:3 है, यानी जो पार्टनर्स हैं 2 A और B, इनके बीच जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का लॉस का वो इसी रेशियो में होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, यानी प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट 18,000 है। 18,000 की कैलकुलेशन या बैलेंसिंग जब आप इस लेजर का करेंगे रिवैल्यूएशन का तो आपको पता चलेगा 5,000 डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड। सो दिस विल बी द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जब हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड आए यानी डेबिट ज़्यादा हो तो हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहलाएगा। वॉट एवर इट इज़ द रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस हो,
उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो यहाँ आप देख सकते हैं ए और बी के बीच बांट दिया गया है। द रेशियो दैट इज 2:3, तो 5,000 का। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जा सकता है। अब एंट्री की भी आप सोचेंगे तो जो भी प्रॉफिट ऐसे, जैसे मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है, आप एंट्री सोच के देखिए क्या हुआ, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर की वैल्यू घटी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो अकॉर्डिंगली आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद भी एंट्री कर सकते हैं, जर्नल एंट्री भी। तो दोनों ही चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हाउ टू मेक द जर्नल एंट्रीज। होप कि आपको आज का जो टॉपिक मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको वहाँ भी आंसर दिया जाएगा। थैंक यू टू ऑल।